हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। ऑल इंडिया AEJEE सीरीज में आप सभी का स्वागत है, जहां पे हम बात कर रहे हैं आपके पास डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स की। डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स का हमने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर लिया है, जहां पे हमने इंट्रोडक्टिव पार्ट डिस्कस किया था। इंट्रोडक्टिव पार्ट्स के हमने टोटल 4 पार्ट्स कवर किए हैं। अगर आपने अब तक उन सभी पार्ट्स को कवर नहीं किया है तो पहले आप उन सभी पार्ट्स को कवर कर सकते हैं डियर। आज हम बात करेंगे आपके पास सेकेंड यूनिट की, जहां पे हम डिस्कस करेंगे आपका कनेक्शंस के भी यहाँ पे मैं आपके पास 4 से 5 पार्ट्स में कंप्लीट करवाऊंगा, जिसमें हमारे पास रिवेटेड कनेक्शन, बोल्टेड कनेक्शन और वेल्डेड कनेक्शन यानी कि तीनों ही चैप्टर्स को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हम बात करेंगे आपके पास वो रिवेटेड एंड बोल्टेड कनेक्शन की स्टडी करेंगे। इससे रिलेवेंट जितने भी पार्ट्स बनेंगे उन सभी पार्ट्स को बिल्कुल उसी वे में कवर किया जाएगा जैसे कि हमने प्रीवियस पार्ट यानी कि इंट्रोडक्टिव पार्ट्स डिस्कस किया था। तो आइए बात करते हैं आज के इस सेशंस के अपने पहले क्वेश्चंस की। तो ये रहा पहला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर। अकॉर्डिंग टू IS 800-2007 द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ फास्टनर शेल नॉट बी लेस देन, यानी कि दो रिवेट के बीच के डिस्टेंस आपको बताना है कि कितना होता है अकॉर्डिंग टू IS 800-2007। तो उस कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं सर? हम पिच बोलते हैं। तो यहाँ पे जो पूछा गया है आपके पास वो क्या पूछा गया है? द मिनिमम डिस्टेंस किसके बीच में? दो फास्टनर के बीच में पूछा गया है डियर। तो क्या होता है अकॉर्डिंग टू IS 800-2007। तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ IS 800-2007 के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं, ठीक है, 2007 के अकॉर्डिंग जो मेरे पास P मिनिमम होता है, और P मिनिमम क्या होता है हमारे पास, या आप ये भी लिख सकते हैं मिनिमम पिच डिस्टेंस। मिनिमम पिच जो होगा आपके पास वो 2.5 टाइम्स दी नॉमिनल डायामीटर्स। क्या होगा आपके पास? नॉमिनल डाया होगा, नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट या बोल्ट। तो यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो मिनिमम जो पिच हो जाएगा मेरे पास वो हो जाएगा आपके पास 2.5 टाइम्स डी हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शंस में आपको 1.5 डी भी देखने को मिल रहा है, 2 इंटू डी भी देखने को मिल रहा है, 2.5 डी भी देखने को मिल रहा है और 3 डी भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा वो आपके पास सी हो जाएगा। ये तो हमने मिनिमम की बात की है। अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम पिच की, किसकी बात कर लेते हैं हम? अब आपके मैक्सिमम पिच की बात कर लेते हैं। तो मैक्सिमम पिच जो होता है अगर हम बात करते हैं सबसे पहले किसके लिए? टेंशन मेंबर के लिए। तो आपके मिनिमम होता है, मिनिमम किसका सर? 16T और आपके पास 200 mm। देखिएगा ये जो 200 mm की जो वैल्यू है आपके पास मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, इससे ज्यादा पिच आप हमेशा प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं डियर। क्लियर है? T क्या आपके पास? T है थिकनेस ऑफ दी थिनर मेंबर। क्लियर है? ये किसके लिए है कंडीशन सर? ये आपके पास टेंशन मेंबर के लिए है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ किसके लिए सर? टेंशन मेंबर के लिए। ठीक है, बट जब हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो जो मैक्सिमम पिच होगा आपके पास किस कंडीशंस के लिए देखना है सर? अब देखना है कंप्रेशन के लिए। तो सर वो हमारे पास मिनिमम होगा, मिनिमम किसका? 16T की जगह यहाँ पर 12T आ जाएगा, 200 का आपके पास 200 रहेगा। क्लियर है? और ये कंडीशन किसके लिए सर? हमारे पास कंप्रेशन मेंबर के लिए। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है, पूरा लिख देते हैं कंप्रेशन मेंबर। क्लियर है? तो यहां से आपके दोनों कंसेप्ट क्लियर हुए। सर मिनिमम पिच आपको कितना देना है? 2.5 टाइम्स द नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट या बोल्ट। और अगर मैक्सिमम की बात करते हैं तो टेंशन के केस में मिनिमम 16T और 200 mm इसका मिनिमम लेना है। कंप्रेशन के केस में मिनिमम होगा 12T और 200 का। क्लियर है? पहला क्वेश्चन का हमने प्रॉपर तरीके से पोस्टमार्टम कर दिया है। अब मूव करते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चंस की तरफ। सेकंड क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू अनवियंस फार्मूला, देखिएगा किसकी बात कर रहा है? हो अनवियंस फार्मूला की बात कर रहा है। द रिलेशन बिटवीन डायमीटर ऑफ रिवेट होल इन mm एंड थिकनेस ऑफ प्लेट इन mm इज गिवन बाय। तो आपको क्या निकालना है? आपको डाया फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा यहाँ पे डाया के दो फॉर्मूले बनते हैं। पहला कि जब हमारे पास रिवेट होल का डाया किसमें दिया गया हो? mm में दिया गया हो और प्लेट थिकनेस mm में दी गई, तो उस कंडीशन में बाय यूजिंग अनवियंस फार्मूला। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सबसे पहले बाय यूजिंग अनवियंस फार्मूला, अनवियंस फार्मूला। तो अनवियंस फार्मूला जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये फार्मूला जो बनेगा आपके पास वो क्या बनेगा सर? देखिएगा फार्मूला बनेगा D इज इक्वल टू 6 पॉइंट, देखिएगा बहुत सारी बुक में 6.01 भी है और 6.04 भी है, तो 6.01
ठीक है, रूट टी। अब देखिएगा अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे टी क्या है आपके पास, टी है थिकनेस ऑफ द प्लेट, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर थिकनेस ऑफ द प्लेट। ठीक है, और जो थिकनेस ऑफ द प्लेट है वो भी आपके पास किस में है सर, mm में है। तो आपके पास जो dB आएगा वो भी किस में आएगा, mm में। अब यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला भी आप फॉलो कर सकते हैं कि d इज इक्वल टू, देखिएगा d इज इक्वल टू 1.91 रूट टी, बट यहाँ पे सिर्फ चेंज इतना है, टी क्या है हमारे पास, थिकनेस ऑफ द प्लेट है, बस ये टी किस में हो जाएगा सर आपके पास, सेंटीमीटर में हो जाएगा। और जो डी है यहाँ पर ये किस में रहेगा सर आपके पास, यहाँ पे mm में रहेगा, और ये वाला डी आपके पास यहाँ पर सेंटीमीटर में रहेगा। तो ये दोनों ही फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, क्लियर है। अगर mm की कंडीशन में पूछा है तो d इज इक्वल टू 6.01 रूट टी होगा, और सेंटीमीटर की फॉर्म में पूछा है तो 1.91 रूट टी होगा। तो देखिएगा आज तो mm के रिस्पेक्ट में पूछा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सर हमारे पास, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है कि एक 12 mm डायामीटर ऑफ बोल्ट होल, डायामीटर ऑफ बोल्ट होल को मैं डी भी लिख देता हूं, तो डायामीटर ऑफ बोल्ट होल कितना दे दिया गया आपके पास, 12 mm दे दिया गया है। टू कनेक्टेड टू प्लेट्स, द स्टैंडर्ड साइज ऑफ बोल्ट होल, आपको बोल्ट होल निकालना है, यानी कि आपको डी नॉट फाइंड आउट करना है। डी नॉट क्या है हमारे पास, इसको मानता हूं मैं डाया ऑफ बोल्ट होल। तो देखिएगा यहाँ पे हम कोडल प्रिजन देखेंगे एज पर IS 800 2007 के मुताबिक, ठीक है। तो 2007 के मुताबिक जब हम देखेंगे कि सर इफ अगर हमारे पास, ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है होल डाया। होल डाया जो होगा आपके पास, डाया ऑफ बोल्ट प्लस 1 mm का आपको क्लियरेंस देना है, और सेकंड जो क्लियरेंस देना है डाया ऑफ बोल्ट प्लस 2 mm का क्लियरेंस देना है, और लास्ट में आपको डाया ऑफ बोल्ट प्लस 3 mm का क्लियरेंस देना है। अगर हम बोल्ट की बात करते हैं ना, तो बोल्ट में जो क्लियरेंस दी जाएगी गैप को फिल करने के लिए 1 mm, 2 mm और 3 mm की दी जाएगी, बट जब रिविट वाला केस आएगा तो वहां पे जो क्लियरेंस प्रोवाइड की जाती है वो 1.5 mm की और 2 mm की प्रोवाइड की जाती है। हालांकि क्वेश्चन आएगा, हम क्वेश्चन देखेंगे। अब सवाल ये है कि सर ये कंडीशंस आपकी कब कब फॉलो होगी। सर 1 mm का क्लियरेंस आप कब प्रोवाइड करोगे, जब आपके पास डाया ऑफ बोल्ट 12 से लेकर 14 mm के बीच में हो, क्लियर है, बिल्कुल सही। और डाया बोल्ट में प्लस 2 mm की क्लियरेंस कब देंगे, जब डाया बोल्ट आपके पास किसके बीच में हो, 16 और 24 mm के बीच में हो, क्लियर है। और सर 3 mm का कब, जब सर हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 24 mm का डाया ऑफ बोल्ट हो। तो आज देखिएगा क्वेश्चंस में कितना दिया है, 12 mm, यानी कि आपको वहां पे जब 12 से 14 के बीच में है तो कितनी क्लियरेंस देनी है, 1 mm। तो जो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, एज पर क्वेश्चन के मुताबिक देखिएगा यहाँ पर आपके पास क्या दिया गया है, डाया ऑफ बोल्ट दे दिया गया है, और डाया ऑफ बोल्ट कितना दे दिया है, 12 mm। तो होल डाया क्या हो जाएगा आपके पास, तो डाया ऑफ बोल्ट प्लस 1 mm हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 12 प्लस 1 तो आपके पास कितना आ जाएगा, 13 mm आ जाएगा। तो यहां से जो मेरे पास डी नॉट आएगा वो आपके पास कितना आ गया सर, 13 mm आ गया है। तो आपका आंसर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। तो राइट आंसर क्या हो गया सर हमारे पास, 13 mm। ये जो आपके पास इंपॉर्टेंट कोडल रीजन है, इसको भी रीड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टूडेंट यही गलती करता है, इसको प्रॉपर तरीके से रीड नहीं करता, क्लियर है। बोल्ट की बात की जा रही है, और बोल्ट में जो आपके पास मेनली जो क्लियरेंस रहती है, कौन कौन सी क्लियरेंस रहती है सर आपके पास, ये वाली 3 क्लियरेंस, 1 mm की, 2 mm की और 3 mm की क्लियरेंस रहती है, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि व्हेन टू प्लेट्स बट टुगेदर, कि दो प्लेट को जब हम आपस में बट टुगेदर, देखिएगा बट टुगेदर का मतलब आप समझिएगा, यहाँ पर एक प्लेट आपके पास ये है, ठीक है, और दूसरी प्लेट आपको इसके एंड के साथ कनेक्ट करते हैं। अगर हम दोनों ही प्लेट को क्या करते हैं, एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं, तो उस ज्वाइंट्स को हम क्या बोलते हैं, बट ज्वाइंट बोलते हैं। तो यहां से अब ये कंसेप्ट किया है कि एंड टू एंड कनेक्ट किया है हमने, ये भी एंड है आपका प्लेट का और ये भी एंड है, तो एंड टू एंड कनेक्शन हुआ, तो उसको हम क्या नाम देंगे सर, बट ज्वाइंट नाम देंगे, ठीक है, बिल्कुल सही। आगे क्या बोला है, रिविट विद 2 कवर प्लेट्स, और यहाँ पे क्या लगा दी गई है, 2 कवर प्लेट कनेक्ट कर दी है। तो 2 कवर प्लेट, एक कवर प्लेट आपके पास सपोज करो ये कनेक्ट कर दी मैंने, और दूसरी कवर प्लेट सपोज करो मैंने ये कनेक्ट कर दी है,
ठीक है, तो ये भी मेरे पास क्या है सर, कवर प्लेट है, तो इसको नाम देते हैं सर ये मेरे पास कवर प्लेट। इसकी थिकनेस होगी T1 और ये मेरे पास हो जाएगा कवर प्लेट, कवर प्लेट इसकी थिकनेस हो जाएगी मेरे पास T2, ठीक है, और ये मेरे पास हो जाएगी सर मेन प्लेट। मेन प्लेट, मेन प्लेट 1 है और ये मेरे पास सर मेन प्लेट 2 है, मेन प्लेट 2 है। क्लियर है। अब दोनों की थिकनेस, इसकी थिकनेस भी T है और इसकी थिकनेस भी मेरे पास T है। क्लियर है। अब उसने क्या बोला है, टू कवर प्लेट विथ 2 रो ऑफ रिविट, 2 रो ऑफ रिविट है, तो 2 ऑफ रिविट आप कैसे लगाएंगे, एक रो ऑफ रिविट आपके पास ये हो गया है और दूसरा रो ऑफ रिविट आपके पास ये हो गया है, तो इसके बैक में भी आपको दिखाई देगा एक रो ऑफ रिविट सर हमारे पास ये हो गया है और सर एक रो ऑफ रिविट आपके पास ये हो गया है। क्लियर है। तो यहाँ से इसको कुछ इस तरह से कीजिएगा, रिविट है आपके पास कुछ इस तरह से, रिविट है या बोल्टेड जो भी हो सकता है, तो इसको क्या बोलेंगे, सिंगल रिविट, सिंगल कवर बट जॉइंट। सिंगल रिविट तो नहीं है, रिविट कितना है, डबल है, तो सिंगल वाले ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर सकते हैं सर, ए भी ऑप्शन नहीं हो सकता, बी भी सर ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब देखिएगा डबल वाला, देखिएगा डबल रिविटेड है, डबल रिविटेड है, डबल कवर है, तो डबल रिविटेड सिंगल कवर, तो गलत हो गया सर ये वाला ऑप्शंस भी। डी देखते हैं सर, डबल रिविटेड है, डबल कवर, बट जॉइंट है, बिल्कुल पहले तो आपने देखा बट जॉइंट है, बट जॉइंट को कनेक्ट किया आपने 2 कवर प्लेट के साथ और फिर इन सभी के साथ आपने कनेक्ट किया इनको 2 लाइन रिविट के साथ कनेक्ट किया है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, डबल रिविटेड डबल कवर बट जॉइंट बोलेंगे। तो आपका जो राइट आंसर हो गया यहाँ पर वो क्या हो जाएगा सर, मेरे पास डी इज द राइट आंसर। क्लियर है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। अब देखिएगा ये तो बट ज्वाइंट है, बट ज्वाइंट जब 2 प्लेट को एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं और जब आप क्या करते हैं ओवरलैप करके प्लेट के ऊपर प्लेट लगते हैं तो उसको हम क्या नाम देते हैं सर, तो उसको हम लैप ज्वाइंट नाम देते हैं। क्लियर है, क्लियर हुआ, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, मिनिमम एज डिस्टेंस फॉर रिवेट डायमीटर डी स्टील प्लेट शुड बी। देखिएगा मिनिमम पिच की बात की जा रही है भाई, क्वेश्चंस मैंने अभी बताया था, तो पी मिनिमम, मिनिमम पिच देखते हैं यहाँ पर, तो जो मिनिमम पिच होगा वो आपके पास क्या था सर, 2.5 टाइम्स द नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट था। और यहीं पे मैंने मैक्सिमम पिच की भी आपके पास मैंने बात कर चुका था, ये होता है सर हमारे पास मिनिमम किसका था सर, आपके पास 16T और हमारे पास 200 mm। देखिएगा जितनी बारी क्वेश्चन आएगा उतनी बारी सॉल्व करेंगे ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो। ये किसके लिए सर मेरा, ये सर टेंशन मेंबर के लिए, किसके लिए, टेंशन मेंबर के लिए। और कंप्रेशन मेंबर के लिए अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम पिच की, तो ये था हमारे पास सर मिनिमम, मिनिमम किसका 16T की जगह क्या हो जाएगा 12T, 200 की जगह 200 रहेगा। और ये कौन से मेंबर्स के लिए है सर मेरे पास, सर ये है कंप्रेशन मेंबर के लिए। कौन से मेंबर के लिए, कंप्रेशन मेंबर के लिए है। क्लियर है, बिल्कुल सही। तो देखिएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सर सी इज द राइट आंसर। थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर देता हूं भाई, तो सी इज द राइट, सॉरी सी नहीं, क्या होगा सर आपके पास डी, 2.5 टाइम्स द नॉमिनल डाया ऑफ रिविट हो जाएगा। क्लियर है। तो ये आपको सारे फॉर्मूले हैं, आप चाहो तो इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं अपने नोट्स में, हमेशा याद रखिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। अगर शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो आपके कंसेप्ट भी स्ट्रांग होंगे और साथ साथ में आपकी रिवीजन भी होती रहेगी। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है कि प्रेइंग फोर्सेस आर द एडिशनल। देखिएगा जब भी हम प्रेइंग फोर्सेस की बात करते हैं तो हमारे पास 2 टाइप के क्या होता है, बोल्ट होते हैं। एक होता है हमारे पास हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट और एक होता है लो स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट होता है। तो अगर मैं बात करता हूं यहाँ सबसे पहले किसकी, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट की, जिसका शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट। ठीक है, जो हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट होते हैं सब्जेक्टेड होता है टेंसाइल फोर्स एंड एडिशनल फोर्स। तो आप लिख सकते हैं इट इज सब्जेक्टेड टू, शॉर्टकट में लिखेंगे इट इज सब्जेक्टेड, ये सब्जेक्टेड होते हैं आपके किस किस के सर, टेंसाइल फोर्स के एंड एडिशनल फोर्स के। तो यहां लिख सकते हैं हम टेंसाइल फोर्स एंड एडिशनल फोर्स, एडिशनल फोर्सेस।
ठीक है। अब सवाल ये सर एडिशनल फोर्स किसके कारण आता है आपके पास? एडिशनल फोर्स आता है कि जो भी आपने क्या किया है, प्लेट को जब कनेक्ट किया हो रहा होता है तो उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी के कारण, ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कनेक्टेड प्लेट। तो आप लिख सकते हैं ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कनेक्टेड प्लेट्स। एडिशनल फोर्स किसके कारण आता है? ड्यू टू the flexibility connected parts की जगह आप क्या लिख सकते हैं? प्लेट्स भी लिख सकते हैं, प्लेट्स भी लिख सकते हैं। इससे क्या होगा सर आपका? इससे होगा लीडिंग टू द डिफॉर्मेशन। इससे क्या होगा? लीड्स टू द डिफॉर्मेशन, लीड्स टू द डिफॉर्मेशंस। तो देखिएगा हमने सारी की सारी चीजें हमने कैसे की, एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिएगा प्रेइंग फोर्सेस किसके अंदर आता है सर आपके पास? ये आता है हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट के अंदर। अब जो हमारे पास हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट होते हैं वो सब्जेक्टेड टू दो फोर्सेस रहते हैं। पहले कौन सी फोर्स आती है? टेंसाइल फोर्स, जो टेंसाइल नेचर की होती है, और दूसरी आती है एडिशनल फोर्स। एडिशनल फोर्स किसके कारण आती है? ड्यू टू द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कनेक्टेड पार्ट्स की वजह से। और जो आपका कनेक्टेड पार्ट होता है कौन सा होता है सर? वो आपका प्लेट होता है, जिससे क्या होता है? लीडिंग टू द डिफॉर्मेशन होता है डियर। तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन बोल रहा है शेयरिंग फोर्स ऑन द बोल्ट्स बिकॉज ऑफ लॉन्ग जॉइंट, नो सर। बेंडिंग फोर्स ऑन द बोल्ट because of long joint, no sir. Tensile force due to the flexibility of connected parts leading to the deformation, बिल्कुल सही। तो आपके पास यहाँ पे बिल्कुल जैसे मैंने आपको समझाया, हालांकि हमने ऑप्शन नहीं देखा था, हमने तो इसको एक फ्लो चार्ट के थ्रू अब समझाने की कोशिश की है। और जब हमने फ्लो चार्ट के थ्रू इसको समझा तो देखा कि सर हमारी ही लाइंस उसने कॉपी की है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन को किस तरह से दिया गया है और आपके नोट्स में आपने किस तरह से शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है कि परमिसिबल स्ट्रेसेस रिवेट अंडर विंड लोड कंडीशन एज पर IS 800 कैन बी एक्सीड। देखिएगा हम बात करेंगे पहले स्ट्रक्चरल स्टील की। पहली कंडीशन कौन सी आएगी सर हमारे पास? स्ट्रक्चरल स्टील, स्ट्रक्चरल स्टील। और जो स्ट्रक्चरल स्टील है वो आपका अफेक्टेड है किससे सर? आपका डेड लोड से और आपका विंड लोड से। अफेक्टेड अर्थक्वेक लोड और विंड लोड से, ठीक है। यानी कि दोनों की पॉसिबिलिटी हमेशा एक साथ नहीं बन सकती है, या तो विंड लोड ही आएगा पहले या अर्थक्वेक ही भी आएगा। तो इस कंडीशन में मेरे पास जो परमिसिबल स्ट्रेसेस एक्सीड की जाएगी वो कितनी एक्सीड की जाएगी डियर? वो आपके पास एक्सीड की जाएगी 33%, 33/1/2%, ठीक है। 33% एक्सीड कर दी जाएगी। बट जब हम बात करते हैं सर किसकी, ध्यान दीजिएगा, ये तो स्ट्रक्चरल स्टील की बात आ रही है। नेक्स्ट आता है कि आपका जो कनेक्शन है वो रिवेटेड और बोल्टेड कनेक्शन है। कनेक्शन कैसा है सर हमारे पास? कनेक्शन कैसा है? रिवेटेड वाला हो सकता है एंड बोल्ट वाला हो सकता है, बोल्ट वाला हो सकता है। तो उस कंडीशन में हमारे पास परमिसिबल स्ट्रेसेस कितनी एक्सीड करेगी? तो उस कंडीशन में जो मेरे पास परमिसिबल स्ट्रेसेस है उसको जो हम इंक्रीज करेंगे वो 25% आप क्या करोगे? इंक्रीज करोगे। तो यहाँ पे आप 33%, 33.5% आप क्या करोगे? इंक्रीज करेंगे डियर। क्लियर है? तो क्वेश्चन किससे पूछा है? आपसे पूछा है रिवेट और बोल्ट से, क्योंकि रिवेट और बोल्ट के लिए कितना एक्सीड करना है आपको सर? 25% एक्सीड करना है। क्लियर है? बहुत ही यूनिक सवाल है। एक क्वेश्चन से हमने 2 का सवाल सॉल्व किए हैं तो हो गया हमारा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कॉमन assumptions दैट ऑल द रिवेट शेयर इक्वली ए नॉन इसेंट्रिक लोड इज वैलिड। देखिएगा जब भी हम रिवेट और बोल्ट की क्या करते हैं? assumptions की स्टडी करते हैं, जो रिवेट की assumptions है वही आपके पास बोल्ट की assumptions में फॉलो होता है। तो ऐसा कब होगा कि जब ऑल द रिवेट शेयर इक्वली ए नॉन इसेंट्रिक लोड। ऐसा तभी होगा जब आपके पास क्या होगा? जो लोड होगा वो इक्वल टू द फेलियर लोड होगा। क्लियर है? ये कब होगा सर? जब आपके पास लोड इज इक्वल टू, लोड किसके इक्वल हो जाए? आपके फेलियर लोड के इक्वल हो जाए। फेलियर लोड बोले तो आपके पास कोलैप्स ड्यू टू लोड भी बोल सकते हैं इसको। आपके पास क्या बोल सकते हैं? कोलैप्स ड्यू टू लोड।
ठीक है। अब सवाल है कि सर कोलैप्स ड्यू टू लोड क्या होता है? कोलैप्स ड्यू टू लोड आपके पास वो लोड होता है जिस कंडीशंस पे हमारा लोड फेल करता है। क्लियर है? तो आपका आंसर हो गया है सर यहाँ पर डी। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि एज पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन द मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल पिच अलाउड इन बोल्टेड जॉइंट्स ऑफ टेंशन मेंबर। आपको क्या निकालना है? मैक्सिमम पिच फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा ये क्वेश्चंस भाई मैं बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये होगा हमारे पास सर मिनिमम होगा किसका? सर ये होगा 16T और 200 mm। और दूसरी कंडीशन जो मेरे पास बनेगी मैक्सिमम पिच की, वो क्या बनेगी सर आपके पास? वो बनेगी सर मिनिमम। किस किस का मिनिमम होगा सर? 12T और 200 mm इसका मिनिमम होगा। क्लियर है? कंडीशन जो 16T और 200 mm वाली है कहाँ पे फॉलो की जाएगी सर? ये हमारी टेंशन मेंबर में रहेगी। ठीक है, कौन सी सर? टेंशन मेंबर में रहेगी। और अगर हम बात करते हैं 12T और 200, ये कौन सी कंडीशंस में फॉलो होगी सर? ये आपके पास कंप्रेशन मेंबर में होगी। कौन से सर? कंप्रेशन मेंबर में। ठीक है, क्लियर है? तो आपका आंसर क्या होगा? टेंशन मेंबर के लिए 12T होगा या 16T होगा? तो 12T नहीं होगा सर, 12T तो कंप्रेशन के लिए है। और अगर हम बात करते हैं टेंशन के लिए, तो टेंशन के लिए सर 16T होगा। तो 16 टाइम्स द थिकनेस ऑफ प्लेट या 16 टाइम्स द डायमीटर ऑफ बोल्ट? नहीं सर, प्लेट की थिकनेस होगा। तो 16 टाइम्स थिकनेस ऑफ द प्लेट। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया सर? सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि रिवीट कनेक्टेड फ्लैंज एंगल्स टू कवर प्लेट्स इन ए प्लेट गर्डर आर सब्जेक्टेड टू। कि देखिएगा जब आपका क्या है, जब आप दो प्लेट्स को, गर्डर है, एक प्लेट है, दूसरी प्लेट के साथ उसको कनेक्ट कर रहे हैं किसके थ्रू? रिवीट के थ्रू। तो वहां पे फ्लैंज एंगल्स भी है और कवर प्लेट भी है। तो वहां पे कौन सी फोर्सेज आपकी रिलीज होगी? हॉरिजेंटल शेयर होगा, वर्टिकल होगा या बोथ होगा? तो उस कंडीशन में सिर्फ आपके पास वहां पर हॉरिजेंटल शेयर फोर्स ही रिलीज होगी डियर। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया सर? यहाँ पर ए इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हो गया सर? ए। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि मिनिमम पिच प्रोवाइडेड इन रिविट। देखिएगा रिविट की बात कर लो या बोल्ट की बात कर लो, मिनिमम पिच क्या होती है? 2.5 टाइम्स द नॉमिनल डाया ऑफ रिविट होता है। तो 2.5 आपके ऑप्शन सी में दिया गया है। ऑलरेडी मैं इसको कर चुका हूँ, क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हो चुका है। मिनिमम पिच आपसे पूछा जा रहा है, तो मिनिमम पिच जो हम यहाँ पे बताएंगे वो सर 2.5 टाइम्स द नॉमिनल डाया होगा। क्लियर है? यस सर। तो क्वेश्चन आपका सही हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है आपके पास कि नॉमिनल बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इज गिवन बाय। आपको क्या दी गई है? नॉमिनल स्ट्रेंथ ऑफ बेयरिंग बोल्ट दे दिया है। तो नॉमिनल बेयरिंग स्ट्रेंथ को हम VNPB लिखते हैं। क्लियर है? कुछ इसी तरह से। तो ये आपके पास दी गई है, कितनी दी गई है सर? 2.5 टाइम्स KB। KB आपके पास एक कांस्टेंट फैक्टर है, D इंटू T इंटू FU क्या है? अल्टीमेट स्ट्रेंथ। तो अगर मैं यहां से बताना चाहूं कि जो नॉमिनल बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट किस किस का फंक्शन है सर? KB का फंक्शन है, आपके पास D का फंक्शन है, D बोले तो आपके पास होल डाया का फंक्शन है, T आपके पास थिकनेस का फंक्शन है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ का फंक्शन है। बट अगर हम बात करते हैं KB का, तो KB वर्ड्स आप कैलकुलेट करते हैं, बिल्कुल सही। तो KB के लिए आप जनरल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए जो आपको है। KB क्या होगा आपके पास? मिनिमम होगा E 3D नॉट, और दूसरा जो आपके पास होगा P डिवाइडेड बाय 3D नॉट माइनस 0.25। थर्ड कंडीशन होगा अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट बाय यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट FYB और आपके पास A। इन सब का क्या होगा? मिनिमम। तो यहां से भी अगर मैं KB का फंक्शन देखता हूं, KB किस किस का फंक्शन होगा सर? एज ए डिस्टेंस E का होगा सर, और उसके बाद P आपके पास पिच का होगा, ठीक है, पिच का होगा, और उसके बाद अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट का होगा, और उसके बाद सर यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट का होगा। ठीक है, ये तो KB के फंक्शन यानी कि 4 पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहा है। तो पहला बोला है सर आपके पास एज डिस्टेंस, तो एज डिस्टेंस है E नॉट, बिल्कुल सर इस पे डिपेंड करता है, E नॉट एज डिस्टेंस पे हो गया। बोल्ट डायामीटर, देखिएगा बोल्ट डायामीटर नहीं है, डायामीटर ऑफ बोल्ट नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया है।
सेकंड फॉल्स हो गया है। तो ऑप्शन में देखिएगा जहां पर भी सेकंड है पहले आप उस ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिएगा, क्योंकि वो बोल्ट पे डिपेंड ही नहीं करता भाई। तो जब बोल्ट पे डिपेंड नहीं करता तो बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता है सर आपके पास, और डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। बचा कौन सा आपके पास सर? बचा आपके पास ए और सी ऑप्शन है। होल डायामीटर पे है, बिल्कुल सर डी है, इस पे भी डिपेंड करता है, ट्रू है। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट FUB, इस पे भी डिपेंड करता है, तो सर ये भी मेरे पास ट्रू है। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट FYB बिल्कुल सर इस पे भी डिपेंड करता है। तो आपका 1 3 4 5, तो 1 3 4 5 कहाँ देखने को मिल रहा है आपको? ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं बात करता हूँ इस क्वेश्चन के सही आंसर की, तो इसका आंसर हो गया आपके पास ए। तो यहाँ से आपको बेरिंग स्ट्रेंथ कैलकुलेशंस करना भी आ गया है, और बेरिंग स्ट्रेंथ का फंक्शंस भी आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि इन रिवेटेड कनेक्शन द अलाउंस दैट इज टू बी प्रोवाइडेड द नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट हैविंग डायमीटर इज ग्रेटर देन 25 mm एज टू वर्क आउट ग्रॉस डायमीटर। देखिएगा कि जब आपके पास नॉमिनल डाया मतलब हो गया आपके पास डी, नॉमिनल डाया आपके पास ग्रेटर देन 25 mm हो, तो उस कंडीशन में आपको डी नॉट बताना है। क्लियर है? तो देखिएगा अगर मैं बात करता हूं बोल्ट की, सबसे पहले मैं बोल्ट आपको बता देता हूं। बोल्ट्स में जो आपकी क्लियरेंस दी जाती है ना, वो कितनी क्लियरेंस दी जाती है आपको पहले ये चीज क्लियर हो जाए। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन था इसका, तो इसमें हमने +1 mm की क्लियरेंस दी थी, +2 mm की क्लियरेंस दी थी, और यहाँ पे +3 mm की क्लियरेंस दी थी। ये आप पहले ही डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 में कि सर 1 mm का क्लियरेंस हम कब प्रोवाइड करेंगे? जब आपके पास डाया ऑफ बोल्ट 12 से 14 mm के बीच में हो। सर 2 mm की क्लियरेंस आप कब प्रोवाइड करेंगे? जब डाया ऑफ बोल्ट सर आपके पास 16 से 24 mm के बीच में हो। और सर 3 mm की क्लियरेंस कब देंगे? जब डाया ऑफ बोल्ट 24 और 24 से ज्यादा हो, तो आप 3 mm की क्लियरेंस देंगे। बट आज सवाल बोल्ट का नहीं है, आज सवाल आपके पास रिवेट का है भाई। किसका है? रिवेट का। अब जब रिवेट का सवाल है तो रिवेट में जो क्लियरेंस दी जाती है वो आपके पास दी जाती है +1.5 mm की क्लियरेंस दी जाती है, और सर आपके पास 2 mm की क्लियरेंस दी जाती है, 2.0 mm की। अब सवाल देखिएगा कि सर 1.5 mm कब देंगे और 2.0 mm कब देंगे। क्लियर है? तो देखिएगा यहाँ पे कि अगर हमारे पास इफ डाया ऑफ बोल्ट, ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर डाया ऑफ बोल्ट की जगह क्या आ जाएगा? रिवेट। अगर हमारे पास क्या हो? लेस देन, किससे हो सर? लेस देन इक्वल टू 25 mm हो, लेस देन इक्वल टू 25 mm हो, तो वहां पे जो आपका होल डाया रहेगा डी नॉट, वो क्या हो जाएगा? डी प्लस 1.5 mm। तो वहां पे आप 1.5 mm की क्लियरेंस देंगे, पहली कंडीशन। सेकेंड कंडीशन देखिएगा कि इफ डाया ऑफ बोल्ट की जगह क्या आ जाएगा सर? रिवेट मोर देन कितना हो जाए? 25 mm हो जाए, तो होल डाया कितना हो जाएगा सर आपके पास? डाया ऑफ बोल्ट प्लस 2.0 mm। तो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि 1.5 mm कब देंगे? जब डाया ऑफ रिवेट आपके पास 25 mm और 25 mm से छोटा हो, और जब 25 mm से बड़ा हो जाए 28, 30, 32, 36, 38 समथिंग, तो उस कंडीशन में आपको 2 mm की क्लियरेंस यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। तो इसी को मैं क्या कर देता हूँ? कैप्चर कर लेता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप चाहो तो अपने इसको शॉर्ट नोट्स में कैप्चर कर सकते हैं। तो देखिएगा ग्रेटर देन 25 mm बोला है, तो ग्रेटर देन 25 mm के लिए कितना है सर क्लियरेंस? 2.0 mm क्लियरेंस है। क्लियर है? दोनों ही सवाल आपके यहाँ पे बहुत इजिली सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि 22 mm डायमीटर बोल्ट इज यूज्ड टू बी कनेक्टेड। देखिएगा 22 mm का बोल्ट दिया है, तो यहाँ पे आपके पास डाया ऑफ बोल्ट दे दिया है, तो उसको मैं डीबी लिखता हूं। तो डाया ऑफ बोल्ट कितना दे दिया है? 22 mm दे दिया गया। आपको क्या निकालना है? स्टैंडर्ड साइज ऑफ द बोल्ट, यानी कि होल डाया ऑफ बोल्ट निकालना है, तो उसको भी आप डी नॉट लिख सकते हैं। तो डाया ऑफ बोल्ट प्लस 1 mm की क्लियरेंस देते हैं आप, तो डाया ऑफ बोल्ट प्लस 2 mm की क्लियरेंस देते हैं, और डाया ऑफ बोल्ट प्लस आप 3 mm की क्लियरेंस देते हैं। यही हमने अभी किया। यस सर। पहली कंडीशन सर ये कब? जब डाया आपके पास कितना हो? 12 से 14 mm के बीच में हो। क्लियर है? और ये कब? जब 16 से 24 mm के बीच में हो। ठीक है? और प्लस 3 mm कब? जब सर ग्रेटर देन इक्वल टू 24 mm हो। तो आज कितना दिया गया है? 22 mm। तो यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डी नॉट इज इक्वल टू डीबी कितना दिया है सर हमारे पास? 22 प्लस
16 से 24 के बीच में है तो 2 देंगे हम क्लियरेंस। तो यहाँ से कितना हो जाएगा सर 24 mm हो जाएगा। तो यहाँ पे जो होल डाया आ गया आपके पास, या स्टैंडर्ड साइज ऑफ बोल्ट बोल दो इसको, वो कितना आ जाएगा सर 24 mm आ गया है। क्लियर है? यानी कि यहाँ पे तो मैं आपको पूरी डिटेल से बता रहा हूँ, बट जब आप सवाल करोगे तो आपका बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो 22 नहीं होगा सर, आपका आंसर क्या हो जाएगा 24 mm हो जाएगा। ये आपके पास जनरल कोडल प्रोविजन है अकॉर्डिंग टू IS 800 2007। तो लिख देते हैं IS 800 2007 के मुताबिक। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है कि फॉर ए बोल्ट द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ बोल्ट दे दिया है। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ बोल्ट दे दिया, यानी कि FUB दे दिया है आपके पास। FUB हमारे पास कितना दे दिया है 420 मेगा पास्कल दे दिया गया है। क्लियर है? आगे क्या बोला उसने, आगे बोला है एंड द नेट टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ द बोल्ट, और नेट टेंसाइल स्ट्रेस मतलब A नेट दिया है आपके पास। A नेट कितना दे दिया है 100 mm² दे दिया गया है। What is the nominal tensile capacity of the bolt? आपको nominal tensile capacity of bolt निकालना है, मतलब PD निकालना है। PB को हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, nominal tensile capacity of the बोल्ट निकालना है। तो देखिएगा यहाँ से आप सभी को पता है कि जब आप किसी की भी स्ट्रेंथ निकालते हैं तो आप एरिया लेते हैं, और एरिया कौन सा आएगा सर नेट एरिया। नेट एरिया को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आपको क्या निकालना है यहाँ पे नॉमिनल, तो इसके लिए आपको एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो फैक्टर कितना रहता है सर 0.9 रहता है। तो यहाँ पे सर 0.9 हो गया। A नेट उसने ऑलरेडी दिया है सर 100, और अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट उसने ऑलरेडी दिया है 420 दिया है। आप चाहो तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 0.9 मल्टीप्लाई बाई 100 इंटू 420, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास 378। तो ये आ गया सर 37800 न्यूटन आ गया है। अब इसको किलो न्यूटन में करना है तो डिवाइड बाय 1000 कीजिएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 37.8 किलो न्यूटन आ जाएगा भाई। तो यहाँ पे जो मेरा राइट आंसर रहेगा वो आपके पास B इज द राइट आंसर हो गया है। तो यहाँ से आपको एक और फॉर्मूला देखने को मिला है, तो इसको भी आप क्या कीजिएगा अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर दीजिएगा। किसकी बात कर रहा है, नॉमिनल टेंसाइल कैपेसिटी ऑफ द बोल्ट की बात कर रहा है। एरिया नेट को आपने मल्टीप्लाई कर दिया है अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट के साथ, और फिर एक फैक्टर से भी मल्टीप्लाई करना है, और फैक्टर कितना लिया आपको 0.9 लिया है। क्लियर है? यस सर। क्वेश्चन नंबर 15 क्लियर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है कि डायमीटर ऑफ रिवेट होल विद रिस्पेक्ट टू नॉमिनल डायमीटर शैल बी 2 to 2.5, 1.5 to 3 mm। तो देखिएगा, तो मैंने अभी आपको ये क्वेश्चंस भी बता दिया है कि चाहे हम बोल्ट की बात करते हैं तो बोल्ट में जो हमारी क्लियरेंस दी जाती है होल डाया के लिए वो कितनी दी जाती है सर, वो +1 mm की दी जाती है, +2 mm की दी जाती है, और +3 mm की दी जाती है। क्लियर है? बट जब सर हम रिवेट की बात करते हैं तो रिवेट में जो हमारी कॉमन सी क्लियरेंस दी जाती है वो आपके पास 1.5 mm की दी जाती है, और सर 2.0 mm की ली जा सकती है। क्लियर है? तो यहाँ पे इसने रिवेट के रिस्पेक्ट में बात की है, तो 1.5 to 2 mm, तो आपका आंसर हो गया सर 1.5 to 2 mm हो गया है। तो डी इज द राइट ऑप्शन। तो ये आप अंडरलाइन कर सकते हैं इन पॉइंट्स को। ठीक है, कि आपको कितनी कितनी क्लियरेंस प्रोवाइड करनी है, यानी कि आपको अपने रिवेट होल के अंदर इतना एडिशनरी पार्ट ऐड करना है। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि इन केस ऑफ स्टैगर्ड बोल्ट, देखिएगा जब भी हम बात करते हैं पैटर्न्स ऑफ रिवेट या होल की, तो आपके पास 3 से 4 टाइप्स के पैटर्न्स होते हैं। सबसे पहले आता है चेन पैटर्न। चेन पैटर्न्स में क्या होता है कि जो भी आपके पास नंबर ऑफ रिवेट और नंबर ऑफ बोल्ट होल होते हैं वो आपके एक ही लाइंस में होते हैं, तो उसको हम चेन पैटर्न्स बोलते हैं। चेन पैटर्न्स के बाद हम बात करते हैं आपके पास डायमंड पैटर्न्स या जिग-जैग पैटर्न्स या स्टैगर्ड पैटर्न्स की, जहां पर आपके पास जो नंबर ऑफ रिवेट और बोल्ट होल होते हैं वो आपके पास एक जिग-जैग पाथ में होते हैं। क्लियर है? तो कुछ इस तरह से उसने कहा है कि इन केस ऑफ स्टैगर्ड बोल्ट होल डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ स्टील टेंशन मेंबर ड्यू टू रप्चर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन इंक्रीज इफ गेज लेंथ बिटवीन बोल्ट होल। अगर आपका क्रिटिकल सेक्शन इंक्रीज होगा तो जो हमारी गेज लेंथ होगी दो होल्स के बीच में, जिसको हम पिच बोलेंगे, तो क्या करेगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी सर? इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे सर, इंक्रीज। क्या होगी सर, इंक्रीज होगी। और स्टैगर्ड पिच लेंथ बिटवीन द लाइन बोल्ट होल क्या होगी, डिक्रीज होगी। डिक्रीज डिक्रीज।
ठीक है, तो चीज आपको क्लियर होना चाहिए कि गेज लेंथ आपका इंक्रीज होगा और जबकि बोल्ट होल आपका डिक्रीज होगा। तो पहला ऑप्शन है इंक्रीज इंक्रीज, नहीं सर इंक्रीज इंक्रीज तो नहीं होगा, तो ए ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया है। बी बोल रहा है इंक्रीज और डिक्रीज, बिल्कुल सही, पहले क्या करेगा सर वो इंक्रीज करेगा और उसके बोल्ट होल डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया मेरे पास सर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला है कि for the bracket connection shown in the figure which bolt have the maximum resultant force। देखिएगा यहाँ पे नंबर ऑफ बोल्ट्स आपको दिए गए हैं। एक बोल्ट आपका बिल्कुल सेंटर पे है जहां पे आपका सीजी लाई कर रहा है, एक बोल्ट कहाँ है जो आपका सेंटर पे लाई कर रहा है, और बाकी जो बोल्ट लगे हैं इसके लेफ्ट और राइट में लगे हैं। उसने मेंशन भी किया है इसके राइट में, देख सकते हैं हम सीजी के राइट में नंबर 2 बोल्ट, नंबर 3 बोल्ट और नंबर 4 बोल्ट। आपको मैक्सिमम रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। तो मैक्सिमम रिजल्टेंट जब हम फाइंड आउट करना है तो हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या चेक करना है सर, यहाँ पे हमें सबसे पहले चेक करना है कि सबसे दूर का, सीजी से सबसे दूर का बोल्ट कौन सा है। सबसे दूर का सर आपका 4 है। तो यहां पे देखिएगा जब हमें मैक्सिमम रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है तो आपको क्या क्या चीजें चेक करनी है पहले ये बता रहा है। ठीक है, तो मैक्सिमम रिजल्ट फाइंड आउट के लिए आपको सबसे पहले चेक करना है कि जो सर हमारे पास थीटा होना चाहिए, एंगल होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए सर, कम से कम होना चाहिए। क्लियर है, और दूसरा क्या चेक करना है आपको सर, दूसरा चेक करना है उसका सीजी से उसका डिस्टेंस चेक करना है। सीजी से जितना ज्यादा दूर उसका डिस्टेंस होगा उसी पे आपका मैक्सिमम रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करेगा। यानी कि सीजी से डिस्टेंस क्या होना चाहिए बोल्ट का आपके पास, फार अवे होना चाहिए। डिस्टेंस क्या होना चाहिए, फार अवे होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही। तो अगर मैं यहां पर बात करता हूं बोल्ट 1 तो सीजी पे ही फिक्स है। ठीक है, तो इसका एंगल देख सकते हैं आप। अगर हम 2 देखते हैं तो 2 पे आप थोड़ा सा दूर है, 3 और ज्यादा दूर हो गया है आपके पास। मैं आपको मार्किंग करके बता देता हूं। ठीक है, देखिएगा नंबर 2 तो बिल्कुल पास में है भाई, नंबर 2 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम बात करते हैं सर किसकी, नंबर 3 बोल्ट की, तो हाँ 3 का डिस्टेंस थोड़ा सा बड़ा है। बट अगर हम बात करते हैं सीजी से चौथा नंबर बोल्ट तो उसका डिस्टेंस और ज्यादा बड़ा है। तो हम तो यही चाहते हैं कि थीटा कम से कम हो और उसका सीजी, उसका डिस्टेंस उसके सीजी से ज्यादा हो। तो ऐसा कहाँ देखने को मिल रहा है हमें सर, ऐसा देखने को मिल रहा है हमें बोल्ट नंबर 4 में। तो जो मैक्सिमम रिजल्टेंट फोर्स जो एक्ट होगा वो कौन से बोल्ट पे एक्ट होगा, जहां पे थीटा कम से कम हो और डिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा हो। तो ऐसी कंडीशन हमारे पास कहां पे आई है सर, आपके बोल्ट 4 के अंदर देखने को मिली है। क्लियर है, तो इस तरह से कोई भी आपको सवाल दे दिया जाएगा, कोई भी डायग्राम दे दिया जाएगा तो आपको वहां पे सबसे पहले उसका डिस्टेंस देखना है। डिस्टेंस से भी आप अपने क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द नेट एरिया। देखिएगा मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम स्टील स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं ना तो वहां पर हम मेनली 2 प्लेट डिस्कस करते हैं। एक प्लेट आपके पास सॉलिड होती है तो दूसरी प्लेट आपके पास होल से अफेक्टेड होती है। जो प्लेट आपकी सॉलिड होती है उसके रिस्पेक्ट में जो हम एरिया कैलकुलेट करते हैं उसको बोला जाता है ग्रॉस एरिया, और जिस प्लेट के अंदर क्या होता है आपके पास सर, होल होता है, वो उसके रिस्पेक्ट में जो एरिया कैलकुलेट करते हैं उसको हम बोलते हैं नेट एरिया। क्लियर है, तो टेंशन मेंबर इज सब्जेक्टेड टू नेट एरिया, कंप्रेशन मेंबर इज सब्जेक्टेड टू नेट एरिया। क्लियर है, ये चीज ध्यान रखनी है आपने। कभी कभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में भी इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिएगा हम बना लेते हैं सर, एक प्लेट है, सॉलिड प्लेट तो अभी नहीं कहेंगे क्योंकि नेट अफेक्टेड वाली बोल रहे हैं, तो हमने एक प्लेट बना दी है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास दोनों तरफ से एक्सियली टेंशन फोर्स एक्ट कर रहा होगा, ये हो गया आपके पास और ये हो गया है। अगर मैं बात करता हूं इस प्लेट की, तो इस प्लेट की सर कुछ ना कुछ विड्थ भी होगी, बिल्कुल होगी भाई। तो यहाँ पे मेरे पास ये विड्थ होगी। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं इस प्लेट की थिकनेस के बारे में, तो थिकनेस भी आप देख सकते हैं। थिकनेस अगर मैं बना दूं यहाँ पे कुछ इस तरह से थिकनेस आप दिखा सकते हैं। इस तरह से मैंने इसको 3D मोड में आपको बना दिया है। ये मेरे पास आपकी फाइनल प्लेट निकल के आ गई भाई, प्लेट बन गई।
ठीक है। अब देखिएगा बिल्कुल सर इस प्लेट की क्या होगी मेरे पास, थिकनेस भी होगी। देखते हैं, डायमेंशन दिया होगा तो डायमेंशन लिखेंगे और यहाँ पे विड्थ भी दे दी गई है। और आगे क्या बोला है, बोल्ट होल डायमीटर 22 mm, विड्थ ऑफ प्लेट इज 250 mm। विड्थ कितनी दे दी गई है, 216 mm की विड्थ दे दी है, तो यहाँ पे 216 mm लिख दीजिएगा। आगे क्या बोला है, विच इज 3 बोल्ट, 3 बोल्ट है तो 1 बोल्ट, 2 बोल्ट और 3 बोल्ट, ठीक है। अब देखिएगा 1 बोल्ट और 2 बोल्ट के बीच में कुछ आपको डिस्टेंस दिखाई दे रहा होगा, ये कौन सा एरिया होगा सर आपके पास, इस एरिया को बोला जाता है आपके पास रजिस्टिंग एरिया, आर ए, ठीक है। नंबर ऑफ बोल्ट्स लगे हैं एक लाइन में, आप उनको दिखा सकते हैं, इसको सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में आप काट दीजिएगा, ये हो गया है। 3 बोल्ट है, बोल्ट का डायामीटर्स भी आपके पास दे दिया गया है, तो अगर मैं बोल्ट का डाया देखूं तो आपके पास कितना दे दिया है, 22 mm दे दिया गया है। क्लियर है, बिल्कुल सही। थिकनेस कितनी दे दी गई है सर हमारे पास, थिकनेस दे दी गई है 10 mm दे दी गई है। क्लियर है। आपको क्या निकालना है यहाँ पर, आपको निकालना है यहाँ पर नेट एरिया। तो देखिएगा नेट एरिया का फॉर्मूला बनता कैसे है, ए नेट, एक हमारे पास एजी होगा ग्रॉस एरिया। तो अगर मैं इस प्लेट का ग्रॉस एरिया निकालना चाहूं कि जब इसमें किसी भी तरह के होल नहीं होंगे तो बी इंटू टी करेंगे, विड्थ इंटू थिकनेस करेंगे, यस सर। बट जब हमारे पास इस प्लेट के अंदर होल कर दिए गए हैं तो यहाँ पर जो मेरे पास अफेक्ट आएगा वो किस पे रिस्पेक्ट में आएगा सर, आपके थिकनेस के रिस्पेक्ट में आएगा या विड्थ के रिस्पेक्ट में, सर विड्थ के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे जो विड्थ कैलकुलेशंस करके आएगी उसको बोलेंगे हम इफेक्टिव विड्थ। और इफेक्टिव विड्थ कैसे निकलेगी, आपके पास टोटल विड्थ कितनी है बी, नंबर ऑफ होल कितने हैं एन, ठीक है। और नंबर ऑफ होल को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, डाया ऑफ रिविट से या डाया ऑफ बोल्ट से। तो ये कौन सी कंडीशन बनेगी मेरे पास सर, इफेक्टिव विड्थ बनेगी हमारे पास। तो इस टर्म्स को हम क्या नाम देंगे, इफेक्टिव विड्थ इनटू, इफेक्टिव विड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे किससे सर, हम थिकनेस से। सारा क्वेश्चन हो गए हैं, सॉल्व कर लीजिएगा। बी कितना दिया है हमारे पास, 216 दिया है। नंबर ऑफ होल कितने हैं आपके पास, ये नंबर ऑफ रिविट 3 है। इसका डाया कितना है सर, 22 है हमारे पास, इनटू थिकनेस, थिकनेस कितनी है 10। अब 22 3 कितने होते हैं आपके पास, 66 होते हैं। 66 माइनस 216 तो कितना आ जाएगा सर आपके पास, 200 आ जाएगा, सॉरी 150 आ जाएगा, यस सर। 216 में से अगर आप 66 माइनस करोगे तो 150 आएगा। 150 मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा सर, 1500 mm स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां से मेरे पास क्या निकल के आ गया सर, ए नेट निकल के आ गया। कभी कभी क्वेश्चंस में आपसे ए नेट भी नहीं पूछा जाएगा, आपसे इफेक्टिव विड्थ पूछा जाएगा। तो अगर मैं यहां से इसकी इफेक्टिव विड्थ भी बताना चाहूं, इफेक्टिव विड्थ को मैं बी डैश बोलता हूं, तो कितनी बन जाएगी सर, ये बन जाएगी आपके 150 mm बन जाएगी। जहां पे टोटल वेट 216 mm की थी, होल के कारण जो आपकी अब इफेक्टिव वेट आई वो सर आपके पास 150 mm आई। हालांकि आज तक इस तरह का क्वेश्चन फ्रेम नहीं किया गया है कि आपसे इफेक्टिव विड्थ पूछा जाए, हो सकता है अपकमिंग में आपसे इफेक्टिव विड्थ पूछ ले। क्लियर है, यस सर। तो आपका राइट आंसर हो गया सर यहाँ पर बी, 1500 mm स्क्वायर इज द राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है कि 16 mm डायामीटर बोल्ट इज यूज्ड टू कनेक्ट टू प्लेट्स, द स्टैंडर्ड साइज ऑफ बोल्ट। देखिएगा डाया ऑफ बोल्ट दे दिया आपके पास, तो डाया ऑफ बोल्ट कितना दे दिया है, 16 mm दे दिया गया है। इफ देखिएगा कि अगर हमारे पास डाया ऑफ बोल्ट आपके पास 16 से 24 के बीच में हो, 24 mm के बीच में हो, तो होल डाया क्या बन जाएगा आपके पास सर, ये बन जाएगा D+2 बन जाएगा। तो यहाँ पे D कितना है, 16 + 2, तो आपके पास आ जाएगा 18, यानी कि D0 = 18 mm आ गया आपके पास। क्लियर है, क्वेश्चन उड़ा दिया हमने। तो आपका आंसर क्या हो गया सर, यहाँ पर D इज द राइट आंसर। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, 21 बोल रहा है द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन center of two adjacent bolt in a line laying of the direction of stress in a tension member of 12 mm thickness। देखिएगा आपको P max बोला है, तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ मैक्सिमम पिच को आप P max भी बोल सकते हैं। तो P max हो जाएगा सर मिनिमम, किसका हो जाएगा सर, 16T और हमारे पास 200 mm, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं P max किसकी, कंप्रेशन के केस में, तो ये बन जाएगा सर मेरे पास मिनिमम किसका, ये सर 16T की जगह 12T और आपके पास 200 mm।
क्लियर है। तो पहली कंडीशन सर किसके लिए सर हमारे पास टेंशन मेंबर के लिए, टेंशन के लिए 16T आएगा और कंप्रेशन के लिए सर हमारे पास क्या आएगा 12T आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है टेंशन मेंबर ऑफ 12 mm थिकनेस और 200 mm, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर बी। देखिएगा जो 200 mm है ये आपके पास मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, ठीक है, बट आपको निकालना है तो निकालेंगे जब हम मैक्सिमम पिच, तो पी मैक्स क्या बन जाएगा मेरे पास, तो पी मैक्स बन जाएगा मेरे पास, हमने टेंशन के लिए देखना है मिनिमम 16T, थिकनेस कितनी दे दी गई है सर, थिकनेस दे दी है 12 mm, तो 16 मल्टीप्लाइड बाई 12 और ये 200, 16 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 192 mm आ जाएगा और यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो ये 200 mm आ जाएगा। 192 और 200 में आपके पास मिनिमम कौन सा है, तो सर मिनिमम है मेरे पास 192 mm, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट 192 mm हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर हुआ, यस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है हमारे पास कि एक टाई मेंबर हैज ट्रांसमिट पुल विद 3 किलो न्यूटन, पुल दे दिया है 3 किलो न्यूटन, ए मेंबर इज कनेक्टेड टू 12 mm थिकनेस प्लेट, पुल को मैं पी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, पुल कितना दे दिया है सर 300 किलो न्यूटन और थिकनेस कितनी दे दी गई सर हमारे पास 12 mm दे दी गई है। विद ए बट ज्वाइंट द परमिसिबल बेरिंग स्ट्रेस ऑफ रिविट सिग्मा बी आर, बेरिंग स्ट्रेस दे दी है हमारे पास 300 मेगा पास्कल दे दी गई है। ठीक है, आपको निकालना है बेरिंग स्ट्रेंथ PBR निकालना है, बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिविट। क्लियर है, तो अगर मैं बात करता हूं बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिविट की तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं रिविट का, यस सर। ठीक है, अब देखिएगा हमारे पास सबसे पहले टी कैलकुलेट करना है, टी दिया है तो हम क्या निकाल सकते हैं, डी निकाल सकते हैं। क्लियर है, तो निकाल दीजिएगा आप टी। अब बेरिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला आप लगा दीजिएगा तो ये बन जाएगा आपके पास D इंटू टी इंटू सिग्मा बी आर। देखिएगा आपके पास सिग्मा बी आर भी दिया है 300 मेगा पास्कल, टी भी दिया है 12 mm दिया गया है। अब दिया क्या नहीं है आपके पास सर डी, तो हमें क्या निकालना है सर, हमें डी निकालना है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर डी निकालने का तरीका, सबसे पहले बाय यूजिंग द अनवियंस फॉर्मूला, बाय यूजिंग दी अनवियंस फॉर्मूला। अब आप बोलोगे सर आप अनवियंस फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, अरे भाई आज ही हमने क्वेश्चन फ्रेम किया है कि अगर आपके पास थिकनेस किस में दी गई हो सर mm में दी गई हो, थिकनेस किस में दी गई हो mm में, और हमारे पास दी है 12 mm, तो उस कंडीशन में जो बाई अनवियंस फॉर्मूला बनेगा तो D इज इक्वल टू 6.01 रूट टी बनेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 6.01 रूट टी की जगह क्या आ जाएगा आपका, टी की जगह 12, तो सॉल्व कीजिएगा, रूट 12 मल्टीप्लाई बाय 6.01, तो इसको सॉल्व करके कितना आया है 20.81, तो यहाँ पे आ गया सर 20.81 mm आ गया है। सपोज करो मेरे पास ये आ गया है, आप भी कैलकुलेट कीजिएगा आपके पास क्या आएगा। ठीक है, अब आपको निकालना होल डाया, तो होल डाया कैसे निकलेगा, अब देखिएगा यहाँ पे आपके पास कौन सा आएगा, यहाँ पे नॉमिनल डाया आएगा या होल डाया, तो यहाँ पे सर होल डाया आएगा। तो होल डाया जब हम देखेंगे अगर 25 mm से कम हो रिविट डाया तो वहां पे आप 1 mm की क्लियरेंस देंगे सर 1.1 की, तो प्लस 1.5 mm, तो इसको जब सॉल्व किया हमने तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, सॉल्व करो 20.81 प्लस 1.5, तो कितना आ रहा है 22.31 mm आ रहा है। सारी वैल्यू आ गई है, जरा कीजिएगा, तो ये हमारे पास 22.31 मल्टीप्लाई बाय 12 इनटू सिग्मा बी आर आपके पास कितना आ रहा है 300 मेगा पास्कल। 300 मेगा पास्कल का मतलब न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो यहाँ पे 22.31 mm आया और 12 mm आया, तो mm स्क्वायर हुआ, तो न्यूटन पर mm स्क्वायर से mm स्क्वायर कैंसिल, तो बचा क्या न्यूटन में, तो जो वैल्यू आएगी वो न्यूटन में आएगी। मल्टीप्लाई 12 कीजिएगा, मल्टीप्लाई बाय 300 कीजिएगा, तो आपके पास कितना आ रहा है 80316 न्यूटन आ गया है आपके पास बेरिंग। तो देखिएगा क्वेश्चन किस में निकालना है आपको सर, ये निकालना है किलो न्यूटन में, तो किलो न्यूटन के लिए आप क्या कर दीजिएगा 1000 से डिवाइड कीजिएगा, तो यहाँ से जो आंसर आएगा सर वो 80.31 किलो न्यूटन आएगा।
क्लियर है। तो देखिएगा बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ वन रिवेट विल बी 77.4 किलो न्यूटन, 80 किलो न्यूटन, 70 किलो न्यूटन या 75.4 किलो न्यूटन। सर 80.31 इज नियर अबाउट 80 किलो न्यूटन। क्लियर है। तो हमारे पास ये 25th क्वेश्चन था, बहुत अच्छे से कर लिया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कीजिएगा कि मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ एनी टू एडजेसेंट बोल्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको क्या निकालना है, मैक्सिमम पिच निकालना है एनी टू एडजेसेंट बोल्ट। तो देखिएगा मैंने आपको क्या क्या बताया अभी तक। हमने यहाँ पे सर पी मिनिमम की बात की थी, तो पी मिनिमम क्या था, 2.5 टाइम्स द नॉमिनल डाया था। हमने उसी तरह से मैक्सिमम पिच की बात की थी टेंशन के केस में। सर वो मेरे पास मिनिमम कितना था, सर वो 16T और 200 mm था। क्लियर है, बिल्कुल सही। उसी तरह से हमने नेक्स्ट देखा था पी मैक्स कंप्रेशन के लिए देखा था, जो हमारे पास सर मिनिमम था कितना था सर आपके पास 12T और 200 mm था। क्लियर है, बिल्कुल सही। तो पहली कंडीशन सर मेरे पास किसके केस में थी सर, ये टेंशन में थी, टेंशन मेंबर के लिए। और दूसरी कंडीशन किसके लिए थी सर, कंप्रेशन मेंबर के लिए थी। यानी कि इतना तो आप पहले से ही पढ़ के आ रहे थे, बट आज एक नया टर्म मिला आपको कि आपको मैक्सिमम पिच निकालना है कब, एनी टू एडजेसेंट बोल्ट। मैक्सिमम पिच निकालना है फॉर एनी टू एडजेसेंट बोल्ट। तो उस कंडीशन में मेरे पास जो पी मैक्स होगा वो क्या होगा आपके पास, वो होगा सर मैक्सिमम किसका होगा सर, ये हो जाएगा 32T और 300 mm का। ये आपके पास न्यू था, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, आपके पास ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 32T और 300 mm। पहले आपका पास 200 मैक्सिमम पॉसिबिलिटी थी, बट आज क्या है, एनी टू एडजेसेंट बोल्ट है। जब एनी टू एडजेसेंट बोल्ट की बात की जाएगी तो उस कंडीशन में 32 और 300 mm रहेगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 23 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द साइज ऑफ होल व्हेन 16 mm डायमीटर। बोल्ट की बात की जा रही है, तो देखिएगा डायमीटर ऑफ बोल्ट आपके पास दिया जा रहा है कितना सर, 16 mm दिया जा रहा है। हालांकि कर चुके हम, इफ डाया ऑफ बोल्ट अगर आपके पास किसके बीच में हो सर, 16 और 24 के बीच में हो, तो यहाँ पे होल डाया यानी कि स्टैंडर्ड साइज ऑफ बोल्ट होल डी नॉट क्या बनेगा सर, ये बन जाएगा डाया ऑफ बोल्ट प्लस 2 mm। ठीक है, तो यहाँ पे डाया ऑफ बोल्ट आपके पास 16 प्लस 2 यानी कि 18 mm आंसर आ गया है। तो यहाँ से मेरे पास डी नॉट जो आ गया वो आपके पास 18 mm आ गया है। क्लियर है। तो इसको भी आप क्या कर लीजिएगा, कैप्चर कर लीजिएगा। तो इसका अगर राइट आंसर देखूं मैं तो ए इज द राइट आंसर हो गया है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ M20 बोल्ट। आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ बोल्ट निकालना है, नंबर ऑफ M20 बोल्ट आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये सवाल है आपसे भाई। ठीक है, ये निकालना है। अब ध्यान दीजिएगा सर, एम क्या रिप्रेजेंट करवा रहा है आपको, ये मटेरियल मतलब मिक्स प्रोपोर्शन को इंडिकेट करता है। बट ये जो 20 है, ये 20 क्या इंडिकेट कर रहा है सर आपके पास, सर ये इंडिकेट कर रहा है आपके पास डाया ऑफ बोल्ट। तो यहां से क्या मैं बता सकता हूं कि डाया ऑफ बोल्ट कितना है सर, मेरे पास 20 mm का है। कितने mm का है, 20 mm का है। कनेक्टेड विद द फ्लैंज एंगल्स ISSC 200 कॉलम एंड बीम ISMB 400 विच इज कैरिंग ए रिएक्शंस ऑफ 140 किलो न्यूटन। और कैरिंग ए रिएक्शंस, जो रिएक्शंस दिया गया है आपके पास वो 140 किलो न्यूटन दे दिया गया है। और आगे क्या बोला गया है, फैक्टर लोड क्या दे दिया है हमारे पास, PU दे दिया है सर हमारे पास 45.3 किलो न्यूटन। अब आपको देखिएगा सिंपल है, सिंपल सा लॉजिक लगाना है, एप्टीट्यूड यूज करना है आपको। यहाँ पे आपके पास रिएक्शन भी दिया गया है और लोड भी दे दिया गया है, दोनों की यूनिट सेम है, बिल्कुल सेम है। जब दोनों की यूनिट सेम है तो क्या आप यहाँ पे नंबर ऑफ M20 बोल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, जी हाँ कर सकते हैं। तो निकालिएगा कि नंबर ऑफ M20 बोल्ट तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा फैक्टर लोड बाय रिएक्शन हो जाएगा। तो फैक्टर लोड क्या है मेरे पास सर, PU है, और रिएक्शंस क्या है मेरे पास सर, RA है।
तो अगर मैं बात करता हूँ फैक्टर लोड, तो फैक्टर लोड हो गया सर मेरे पास, सॉरी 45.3 टेक स्ट्रेंथ फैक्टर लोड, तो यहाँ पे उल्टा कर दिया हमने, तो ये हो जाएगा रिएक्शंस डिवाइडेड बाय फैक्टर लोड। तो रिएक्शंस कितनी है सर हमारे पास 140 है, और डिवाइडेड बाय लोड आपके पास स्ट्रेंथ, लोड के रिस्पेक्ट में जो स्ट्रेंथ है वो 45.3 किलो न्यूटन। तो देखिएगा किलो न्यूटन से आप किलो न्यूटन कैंसिल करेंगे तो यहाँ से मेरे पास नंबर ऑफ बोल्ट जो निकल के आएंगे वो 3.09 निकल के आएंगे। अब 3 तो ऑप्शन में नहीं है, 2 दिया गया, कम हम कर नहीं सकते, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ बोल्ट्स मेरे जो होंगे आपके पास M20 के, वो कितने बोल्ट्स होंगे सर, वो अप्रोक्स 4 बोल्ट्स रिक्वायर्ड होंगे। तो आपका जो राइट आंसर हो गया है यहाँ पे वो कितना आंसर हो गया सर आपके पास, सी इज द राइट आंसर है। देखिएगा कभी कभी क्वेश्चन एग्जामिनर क्या करता है, डायमेंशन के साथ भी खेलता है, तो आप डायमेंशंस को ब्रेक करके या डायमेंशंस को एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट करके आप अपना आंसर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि 4.6 टाइप द बोल्ट कन्फर्मिंग टू IS 1367 रेस्पेक्टिवली अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड यील्ड स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना है आपको। देखिएगा 4.6, ये 4 क्या इंडिकेट करता है आपको, 100th अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट इंडिकेट करता है, 100th अल्टीमेट स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है। और ये क्या इंडिकेट करता है, इट इज द रेशियो ऑफ अल्ट स्ट्रेंथ बोल्ट टू यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट को इंडिकेट करता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ बोल्ट टू यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट को इंडिकेट करता है। तो अगर मैं यहाँ पर किसकी बात करता हूँ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ की बात करता हूँ, तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट जब निकालेंगे तो इस 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 100 से, तो यहाँ से कितना आ जाएगा सर 400 मेगा पास्कल। यही जो स्ट्रेंथ आई है आपको उसको अल्टीमेट स्ट्रेंथ या यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट मैं किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 0.6 है तो 0.6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब यहाँ पे करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 240 मेगा पास्कल। हालांकि मैं इंट्रोडक्टिव पार्ट में इस तरह का सवाल आपको करवा चुका हूँ। तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट कितनी आ गई सर आपके पास 400 मेगा पास्कल, तो 400 मेगा, और यील्ड स्ट्रेंथ कितनी आई सर 200 मेगा पास्कल। तो आपके पास जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके पास क्या हो जाएगा सर, ए इज द राइट आंसर हो गया है। तो दोनों ही स्ट्रेंथ हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर कर दी गई है डियर। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है कि इन द केस ऑफ लैप जॉइंट द मिनिमम लैप शुड बी डैश टाइम द थिकनेस ऑफ द थिनर पार्ट ज्वाइंट और 40 mm विच एवर इज मोर। यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, लैप जॉइंट की बात की जा रही है। तो क्वेश्चंस भी हम कर चुके हैं। जो लैप जॉइंट होता है वो किसका होता है, मिनिमम लैप जॉइंट 4 टाइम्स दी थिकनेस, कितना होगा सर यहाँ पर 4 टाइम्स। तो इस तरह से हमने ये भी क्वेश्चंस कर दिया है। अब मुझे आपको इस क्वेश्चंस का कमेंट करना है भाई, ठीक है, कि ये वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि मैंने आंसर आपको बता दिया है, शुड नॉट बी 4 टाइम्स द थिकनेस ऑफ द थिनर पार्ट ज्वाइन एट 40 mm। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है क्या होना चाहिए आपके पास ये सर। देखिएगा यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, आपके पास लैप की बात की जा रही है। तो लैप के कंडीशंस में आपको होगा मैक्सिमम होगा, लैप मिनिमम जो होगा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, लैप मिनिमम जो होगा वो मैक्सिमम होगा सर किसका 40 और हमारे पास सर 40 mm का। क्लियर है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं द मिनिमम स्पेसिंग फॉर M20 बोल्ट। मिनिमम स्पेसिंग निकालना है यानी कि आपको पिच निकालना है, मिनिमम पिच। तो अगर मैं बात करता हूँ मिनिमम पिच की तो क्या हो गया सर आपके पास 2.5 टाइम्स द नॉमिनल डाया। अब यहाँ पे डाया के लिए आपको M20 बोल्ट दिया गया है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो 20 क्या इंडिकेट दे रहा है आपके पास, डाया ऑफ बोल्ट बता रहा है सर 20 mm। ठीक है, तो डाया बोल्ट को आप डी भी लिख सकते हैं, और जब आप मिनिमम पिच निकालेंगे तो मिनिमम पिच को आप लिख सकते हैं 2.5 टाइम्स डाया ऑफ बोल्ट। तो ये 2.5 टाइम्स इंटू 20 को आप 20 40 और 10 50, तो ये कितना आ जाएगा सर हमारे पास 50 mm आ जाएगा। तो यहाँ पे जो मेरा राइट आंसर बनेगा वो आपके पास ए आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा ज़्यादा टफ सवाल नहीं था, ईजी सवाल था और आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है कि एज पर IS 800/2007 व्हाट इज द मैक्सिमम पिच। मैक्सिमम पिच बताना है अलाउड इन लैप जॉइंट बिटवीन 2 स्टील प्लेट इन कंप्रेशन। कंप्रेशन के केस में क्या होता है, मैक्सिमम
होता है या मिनिमम? सर मिनिमम होता है। देखिएगा मैंने प्रीवियस में आपको ये सारे सवाल बता चुका हूँ। देखिएगा तभी बोलता हूँ कि अगर आपने प्रीवियस के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से किया होगा तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी क्वेश्चंस में आपकी प्रॉब्लम आ सकती है। हर एक क्वेश्चन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। देखिएगा मैंने टेंशन के केस में बताया था मिनिमम 16T200, कंप्रेशन के केस में 12T200 के केस में, फॉर एनी टू एडजेसेंट बोल्ट के बीच में मिनिमम 32 और 300 mm के बीच में। तो यही सवाल आज आपका पूछा जा रहा है दोबारा से, ठीक है। हालांकि अलग तरीके से पूछ रहा है बट सिमिलर है। 12T और 200 mm विच एवर इज लेस देन किसके केस में आएगा सर? कंप्रेशन के केस में आएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कंप्रेशन। क्लियर है? अगर 2.5 टाइम्स द डायमीटर ऑफ होल, 2.5 टाइम्स द डायमीटर ऑफ बोल्ट, 16T और 200 ये किसके केस में आएगा सर? हमारे पास टेंशन के केस में, ठीक है। तो आपसे कंप्रेशन पूछा है तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? यहाँ पर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है? द स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट बॉयलर जॉइंट इज, जो स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट बॉयलर जॉइंट होती है वो क्या होती है? ग्रेटर देन स्ट्रेंथ ऑफ शेल इटसेल्फ या लेस देन स्ट्रेंथ ऑफ शेल होता है। तो जो भी हम बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट बॉयलर जॉइंट्स की तो हमेशा क्या होती है सर? वो लेस होती है, लेस देन दी स्ट्रेंथ ऑफ शेल होती है। तो इस तरह से 30 का क्वेश्चन आंसर हो गया आपके पास बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है कि मिनिमम पिच, आपको क्या बताना है? मिनिमम पिच बताना है। मिनिमम पिच ऑफ M16 बोल्ट ऑफ ग्रेड 4.6। तो देखिएगा मिनिमम पिच के लिए मैंने अभी बताया आपको फॉर्मूला P मिनिमम। P मिनिमम आपको बताना है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2.5 टाइम्स डाया ऑफ बोल्ट। तो यहाँ पे डाया ऑफ बोल्ट कितना दे दिया गया सर? आपके पास 16 mm दे दिया है। तो डाया ऑफ बोल्ट आपके पास सर 16 mm दे दिया है। तो सॉल्व करेंगे सर 2.5 मल्टीप्लाई बाय 16, तो यहाँ से कितना आ जाएगा सर? 40 mm आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास मिनिमम पिच भी निकल के आ गई है सर। और कितनी आई सर? हमारे पास 40 mm आ गई है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 31 हो गया है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? द डिजाइन ऑफ बोल्ट कनेक्शन इज जनरली डन अकॉर्डिंग टू द विच ऑफ द फ्लोइंग कोड्स। अगर हम बात करते हैं IS 9001 2001 की, तो ये किसका कोड है? क्वालिटी मैनेजमेंट का है। तो ये याद रखना, आपको पूछा जाता है किसका है सर? ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं ऑप्शन सी की, तो ये किसका कोड है? डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स का है। तो जब भी हम बात करते हैं डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स में, वो चाहे हम बात कर लेते हैं किसी भी कनेक्शन को आप डिजाइन कर सकते हैं। कनेक्शंस में भी आपके पास अलग आते हैं। एक रिवेटेड कनेक्शन आता है, रिवेटेड, और दूसरा सर आपके पास बोल्टेड कनेक्शन आता है, बोल्टेड, और तीसरा जो कनेक्शन आता है सर आपका वो वेल्डेड कनेक्शन आता है, वेल्डेड, ठीक है। अगर हम रिवेटेड कनेक्शंस की बात करते हैं तो इसके लिए जो कोड रहेगा वो IAS 800 1984 रहेगा, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं बोल्टेड और वेल्डेड के लिए, तो इसके लिए जो IAS कोड रहेगा IAS लेटेस्ट 800 2007 रहेगा। क्लियर है? क्योंकि रिवेटेड को हम जो डिजाइन करते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड के आधार पे देखते हैं, और बोल्टेड और वेल्डेड को है उसको हम लिमिट स्टेट मेथड के रिस्पेक्ट में करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ सही ऑप्शंस की, तो सही ऑप्शंस क्या हो गया सर हमारे पास? यहाँ पर सी इज द राइट आंसर हो गया है। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है कि व्हेन मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंट बोल्टेड कनेक्शन इज सब्जेक्टेड टू इसेंट्रिक लोड। कैसा लोड आ रहा है वहां पर? इसेंट्रिक लोड। इसेंट्रिक लोड का मतलब क्या है कि जो लोड पास कर रहा है वो आपके मेंबर के सीजी से पास नहीं कर रहा है। जब मेंबर के सीजी से पास नहीं कर रहा है तो अवे फ्रॉम कर रहा है, और उस कंडीशन में क्या होगा? आपके पास इसेंट्रिसिटी जनरेट होगी टू द प्लेन ऑफ द वोल्टेज जॉइंट कॉज। किसके कारण? तो वहां पे क्या क्या होगा? क्लियर है? तो ये चीज आपको यहाँ पर बतानी है। तो उस कंडीशन में हमारे पास सर बेंडिंग भी होगा, और वहां पे सर आपके पास टेंसाइल भी होगा। तो आपके पास आंसर आ गया सर। देखिएगा बेंडिंग तो आएगी क्योंकि इसेंट्रिसिटी वहां पे जीरो नहीं हो पा रहा है। अब टेंशन भी सर वहां पे क्या होगा सर? डेवलप्ड होगा।
सर बेंडिंग क्यों आएगी? क्योंकि इसेंट्रिसिटी जीरो ही नहीं है, क्योंकि जो आपके पास लोड है उस मेंबर के सीजी से पास ही नहीं कर रहा है। जब मेंबर के सीजी से पास नहीं कर रहा है, अवे कर रहा है, तो उस कंडीशन में हमारी इसेंट्रिसिटी ही तो डेवलप्ड होगी, और जब इसेंट्रिसिटी डेवलप्ड होगी तो ऑब्वियस सी बात है आपका बीम क्या करेगा? बेंड करेगा। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्लेट विद पंच्ड होल, प्लेट विद पंच्ड होल हैव लोअर स्ट्रेंथ देन द प्लेट विद ड्रिल्ड होल। बिल्कुल सही है, तो इसकी पहली ही स्टेटमेंट क्या होगी आपके पास सर? ट्रू हो गई है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 35 का ये आंसर हो गया आपके पास सही। नेक्स्ट बोला है हैव सेम स्ट्रेंथ, नहीं सेम स्ट्रेंथ नहीं हो सकती है। बोला हाइयर स्ट्रेंथ विद द प्लेट, नहीं सर हाइयर भी नहीं होगी, फॉल्स हो गया है। कैन हैव हाइयर सेम एज लेस, नो सर फॉल्स हो गया ये भी। तो आपका जो राइट आंसर हो गया आपके पास ए इज द राइट आंसर हो गया है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोला है विच ऑफ द फ्लाइंग फेलियर्स ऑफ बोल्टेड जॉइंट्स कैन बी अवॉइडेड बाय प्रोवाइडिंग द सफिशिएंट एज। देखिएगा अगर हम बात करते हैं आपके प्लेट के एंड साइड की और एज साइड की, तो वहां पे हम क्या करते हैं? अपने बोल्ट होल को अवॉइड करते हैं। सर क्यों अवॉइड करते हैं? क्योंकि आपके प्लेट और बोल्ट में जब वहां पर एज ए टेंसाइल और फोर्स लगे, तो उस कंडीशन में जो आपका एज डिस्टेंस है वहां से जो आपका जो बोल्ट और रिवेट हो स्प्लिट आउट ना कर पाए, तो ऐसी कंडीशंस में क्या होता है? आपका टेंसाइल फेलियर ऑफ प्लेट होता है। तो प्रोवाइड द सफिशिएंट एज की टेंसाइल फेलियर ऑफ प्लेट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर? यहाँ पर डी इज द राइट। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोला है कि इन एन इसेंट्रिक कनेक्शन when the axis of load laying in the plane of bolted joint the bolt is subjected। देखिएगा इसेंट्रिसिटी आ रही है, तो उस कंडीशंस में वहां पे क्या होगा सर? शेयर भी आएगा और आपके पास बेरिंग भी आएगी। ठीक है, सब्जेक्टेड टू शेयर एंड बेरिंग, शेयर एंड बेरिंग। तो ऑप्शन बोल रहा है शेयर ओनली टेंसाइल स्ट्रेस, बोथ टेंसाइल शेयर, टेंसाइल नहीं आएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर? ओनली शेयर रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं आज का लास्ट सवाल। आज का लास्ट सवाल क्या बोलता है कि इन द डिजाइन ऑफ रिवेट कनेक्शन इफ P and D आर द पिच एंड ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट द एफिशिएंसी ऑफ रिवेट जॉइंट इज द एक्सप्रेस। देखिएगा ग्रॉस डाया को इसने किससे रिप्रेजेंट किया है? D से। हम किससे रिप्रेजेंट करते थे? D नॉट से। तो देखिएगा यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करनी है सर? आपके पास एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, ये हो जाएगी सर मेरे पास स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट बाय, स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट्स बाय आपके पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉलिड प्लेट, स्ट्रेंथ ऑफ द सॉलिड प्लेट। क्लियर है? ये हो जाएगा। तो देखिएगा जब मैं स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट्स निकालूंगा तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू, तो ये बन जाएगा मेरे पास P माइनस डी इंटू टी। ठीक है, इंटू परमिसिबल स्ट्रेस। टी के बाद परमिसिबल स्ट्रेस को मैं PS लिख देता हूं यहाँ पे। क्लियर है? डिवाइडेड बाय, डिवाइड सॉलिड की बात करेंगे तो सॉलिड के लिए तो आपके पास आएगा पिच को मल्टीप्लाई कर दोगे थिकनेस से इनटू परमिसिबल स्ट्रेस। अब देखिएगा यहाँ पे जो कैंसिल हो रहा है उसको आप कैंसिल कीजिएगा। परमिसिबल स्ट्रेसेस से परमिसिबल स्ट्रेसेस कैंसिल, टी से टी कैंसिल हो गया यहाँ पर आपके पास। तो अगर मैं एफिशिएंसी की बात करता हूँ यहाँ पर, तो एफिशिएंसी मेरे पास कितनी निकल के आ गई है सर? P माइनस डी डिवाइडेड बाय P आ गया है। अब P क्या हमारे पास सर? पिच है, और D क्या हमारे पास? ग्रॉस डाया। तो P माइनस डी डिवाइड बाई P प्लस डी नहीं होगा सर, तो P माइनस डी डिवाइड बाई P। तो आपका ऑप्शन ए ही हो गया है। तो इस तरह से हमारे पास जो हमने सेकंड यूनिट स्टार्ट किया था जिसमें हमने बात की थी कनेक्शंस की। कनेक्शंस में हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो रिवेटेड और बोल्टेड कनेक्शंस की बात कर रहे हैं डियर। क्लियर है? तो इसी तरह से जिस तरह से हमने आज अपने फर्स्ट पार्ट्स को कंप्लीट किया है, सेकंड पार्ट्स को भी मैं इसी तरह से कंप्लीट करूंगा। तो जब तक हम आपका सेकंड पार्ट्स लेकर आते हैं तब तक आप प्रीवियस पार्ट को और इंट्रोडक्शन वाले पार्ट्स को बहुत अच्छे से कवर कर लीजिएगा डियर। तो मिलते हैं अब आपको नए वीडियोस में, तब तक आप इसी तरह से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए डियर।